एक एक थ्योरम है, मैक्सिमम पावर थ्योरम। ये क्या कहता है, ध्यान से देखिए। यदि कोई बैटरी जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है और वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है कैपिटल आर रेजिस्टेंस के अक्रॉस, पावर डेवलप्ड इन लोड रेजिस्टेंस कैपिटल आर will be maximum when its value is same as internal resistance R of the cell। एक छोटा सा पॉइंट है कि किसी कैपिटल आर रेजिस्टेंस से डेवलप पावर मैक्सिमम होगा यदि वो स्मॉल आर के बराबर हो। यहाँ पर सोचिए, करंट आई निकल करके आ रहा होगा और ये थ्योरम प्रूफ हो जाता है मैथमेटिक्स का मैक्सिमम मिनिमम अप्लाई करके कि पावर आर के थ्रू जो आप डेवलप होता देखेंगे आई स्क्वायर आर, ये मैक्सिमम होगा व्हेन कैपिटल आर इक्वल्स टू आर। कैपिटल आर रेजिस्टेंस, इसे लोड रेजिस्टेंस कह देते हैं, के थ्रू जो वहां डेवलप होगा पावर, ये मैक्सिमम होगा। और ऐसा कब होगा, जब वो स्मॉल आर के बराबर हो। एग्जाम्पल देखिए, 10 वोल्ट 2 ओम और ये है आर। फाइंड वैल्यू ऑफ आर while power developed in R will be maximum। तो सॉल्व करते वक्त क्या लिख देंगे, सीधी सी बात, फ्रॉम मैक्सिमम पावर थ्योरम R इक्वल्स टू 2 ओम। यही हो गया आंसर। इतने पे नंबर मिल जाएगा। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन दिखता है, आपके क्लास 10th में नहीं दिखेगा।
क्या मैं पेज चेंज करूं? ये देखिए, एग्जाम्पल में हल्का सा बदलाव है। यहाँ पर है 12 वोल्ट 6 ओम, और ये भी है 12 वोल्ट 3 ओम, और यहाँ है आर। फाइंड वैल्यू ऑफ आर so that power developed in it will be maximum। तो सॉल्व करते वक्त आप क्या करते हैं? आपको पता ही है कि सॉल्व करते वक्त आप इस दो बैटरी को एक बैटरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर्मूला आपको पता है, इफेक्टिव जो लिखते हैं ई आर, उसमें ई कैसे पता चलता है? E1/R1 प्लस E2/R2 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2। और यदि E1 और E2 बराबर होंगे तो ये जो ई इफेक्टिव हम देखने वाले होंगे, तो इफेक्टिव वैल्यू कितना हो जाएगा कि 1/R1 प्लस 1/R2 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2। तो आपको ये पता चला कि पैरेलल में कई सेल एक जैसे ईएमएफ के हों, इफेक्टिव वैल्यू वही एक ई के बराबर हो जाता है। वैसे इसका यहाँ यूज है नहीं। और 1/R कैसे लिखते हैं? 1/6 प्लस 1/3, 9/18, 1/2, आर हो गया 2 ओम। सॉल्यूशन के लिए क्या देखेंगे? फ्रॉम मैक्सिमम पावर थ्योरम R equals to R, that is 2 ohm। इनफैक्ट ये आप डायरेक्ट लिखना चाहते तो यहाँ देखते, ये 12 वोल्ट लिख देते और ये 2 ओम लिख देते, और फ्रॉम मैक्सिमम पावर थ्योरम ये आर किसके बराबर हो जाता है? इंटरनल रेजिस्टेंस आर 2 ओम के बराबर। आपको बहुत कुछ नहीं करना था। ये पैरेलल वाले फॉर्मूले हैं कि यदि सेल आपको पैरेलल में दिखता है, ई इफेक्टिव लिख लेते हैं जो भी, और आर इफेक्टिव क्या होता है? सारे रेजिस्टेंस का पैरेलल। क्या मैं पेज चेंज करूं?
Yes, sir. कहा गया फाइंड वैल्यू ऑफ R so that power developed through it will be maximum. क्या आप लोगों को साउंड जो मैं बोल रहा हूँ नहीं सुन पा रहे हैं? यस सर। क्या किया जाए? हेलो, from maximum power theorem, R इक्वल्स टू हो गया R इफेक्टिव इक्वल्स टू 4 ओम. ये जो आप बगल में लिखा देख रहे हैं रेजिस्टेंस, इसको इसका इंटरनल रेजिस्टेंस देखिए. ये इंटरनल लाइक इंटरनल रेजिस्टेंस इसे ऐसे बिहेव करता देख सकते हैं. नहीं कहा गया है तब भी. उसी तरह इसके लिए देखेंगे, ये 12 वोल्ट का इंटरनल रेजिस्टेंस, और आप यहां देख रहे हैं पैरेलल.
फिर आपने यहाँ उसको फॉर्मेट बदला पैरेलल, फिर यहाँ देखा आपने इफेक्टिव, वैल्यू, और फिर मैक्सिमम पावर थ्योरम। जिन लोगों को ये समझ में आया हो प्लीज हैंड राइज करें। हिमांश, शिवांशी, तन्मय, ज्यादा कंफ्यूजन? नहीं सर, हैंड रेस नहीं हुआ। अच्छा, समझ में आ गया मतलब। शिवांशी, आपको एक बार और समझाऊं? पेज चेंज करूं? Yes, sir. ये जब भी हम लोग पावर देखेंगे तो अपने पास कुछ फॉर्मूला है, I इंटू वी। यदि किसी रेजिस्टेंस के आइडियल बैटरी भी से हमने जोड़ा और करंट आई जा रहा हो, तो ये जो पावर है ये आई इंटू वी कह सकते हैं। या आई को लिख सकते हैं वी बाय आर, वी स्क्वायर बाय आर, या P इक्वल्स टू आई, वी इक्वल्स टू आई, वी इक्वल्स टू आई आर, आई स्क्वायर आर। तो पावर के लिए हमारे पास तीन फॉर्मूले रहेंगे जो हमें जहां कंफर्टेबल लगता है वहां यूज कर सकते हैं। आप यदि कंपेयर करना चाहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, देखिए तो जो पोटेंशियल ड्रॉप आप देख रहे हैं R1 के क्रॉस भी माइनस जीरो, R2 के क्रॉस भी माइनस जीरो। तो जो P1 लिखेंगे वो लिखेंगे वी स्क्वायर बाय आर, और P2 लिखेंगे वी स्क्वायर बाय आर। और रेशियो यदि चाहिए P1 बाय P2 तो ये कितना आ जाएगा, R2 बाय R1 इन पैरेलल। और यदि आप सीरीज में देखने की कोशिश करते हैं जो भी करंट निकलेगा वो दोनों से गुजरता दिखेगा।
तो P1 क्या लिखेंगे, आई स्क्वायर R1, P2 क्या लिखेंगे, आई स्क्वायर R2। तो डिवाइड करेंगे तो P1 बाई P2 कितना आ जाएगा, R1 बाई R2। इन पैरेलल आपको ये रेशियो का आइडिया दिख जाएगा कि सीरीज में क्या और पैरेलल में क्या। हम्म, क्या मैं पेज चेंज करूं? क्या मैं पेज चेंज करूं? यहाँ देखिए, एक दुकान से खरीद कर लाते हैं बल्ब, और जब बल्ब खरीद के लाते हैं वो 10 रुपये वाला, 400 रुपये वाला नहीं, तो उसके ऊपर लिखा देखते हैं 60 वाट 220 वोल्ट। दूसरा भी बल्ब, एक थोड़ा ज्यादा रोशनी चाहिए आपको, उस पे लिखा देखते हैं 100 वाट 220 वोल्ट। यदि आपको ज्यादा ग्लो चाहिए, 200 वाट 220 वोल्ट। तो जो बल्ब आप घर में लगाने के लिए, घर के वायरिंग में कहीं कनेक्ट करने के लिए लेते हैं, उनके ऊपर पावर ज्यादा लिखा हुआ है, मतलब ज्यादा ग्लो करेगा। एक पॉइंट। यहाँ एक ध्यान रखिएगा, यदि ये सारे बल्ब घर में आपने अलग अलग कमरे में लगाए, तो यदि एक बल्ब फ्यूज होगा तो क्या सारे घर की बिजली चली जाएगी, सारे तीनों बल्ब ऑफ हो जाएंगे, या एक ही बल्ब ऑफ होता है जो फ्यूज हो गया? प्रैक्टिकली सोचना, फिजिक्स बाद में सोचना। फ्यूज होने का मतलब बल्ब के भीतर जो ये है ना फिलामेंट, वो टूट जाना। कोई एक बल्ब फ्यूज होगा तो केवल एक कमरे की रोशनी जाएगी, बाकी दूसरे कमरे में जो बल्ब है वो तो जल रहे होंगे। एक कंसेप्ट ध्यान रखिएगा, इन आवर होम ऑल bulbs, fans, AC, TV, fridge are connected in parallel. और एक पॉइंट
जिससे क्या होता है कि यदि आप स्विच ऑफ करते हैं तो एक बंद होता है। टीवी का स्विच ऑफ किया तो ये नहीं घर के सारे फैन और बल्ब भी ऑफ हो गए। तो वायरिंग में सारे पैरेलल में यूज हुए हैं, ये ध्यान रखिएगा। इन इंडिया वोल्टेज सप्लाई होम 220 वोल्ट। तो इसलिए जो बल्ब आप दुकान से खरीद के लाते हैं या पंखे खरीद के लाते हैं तो उन पे लिखा रहता है 220 वोल्ट, कि जब आप 220 वोल्ट पे लगाएंगे तो पहला बल्ब जो है उस पे लिखा है 60 वाट, वो 60 वाट की रोशनी देगी। यदि 220 वोल्ट पे लगाएंगे, मतलब घर में लगाएंगे 100 वाट, तो 100 वाट की रोशनी मिलेगी। 220 वोल्ट पे 200 वाट का बल्ब लगाएंगे, घर में जाके खरीद कर लाया है आपने 10 रुपये में, तो 200 वाट की रोशनी मिलेगी। तो यदि ऐसा ही एक बल्ब है आपके पास जिसपे लिखा है 60 वाट 220 वोल्ट, द बल्ब will fuse if we supply more than 220 volt, or it will be dim, मतलब power less than 60 watt when supply less than 220 volt। ये पॉइंट थोड़ा सा आप लिखकर ध्यान रखिए, प्रैक्टिकली भी कई बार ऐसा सुनने में आता है कि घर के डिवाइसेस कोई फ्यूज हो गया क्योंकि हाई वोल्टेज सप्लाई आ गई। तो यदि 220 वोल्ट से ज्यादा सप्लाई कहीं गलती से करते हैं तो जो भी ऑन होंगे घर में सर्किट में इलेक्ट्रिक डिवाइस, वो हम लोग कहते हैं कि जल गया, फ्यूज हो गया। तो क्या ध्यान रखें कि कंपनी वाले डिवाइस पे लिख देते हैं कि भाई ये जो बल्ब है ये 60 वाट देगी यदि 220 वोल्ट पे आपने यूज किया तो। लेकिन कई बार आप देखते हैं घर में लगे बल्ब की रोशनी यदि कम हो गई तो कॉमन एक लैंग्वेज सुनते हैं, अरे लो वोल्टेज सप्लाई आ रही होगी इसलिए ऐसा हुआ। और ये डे टू डे लाइफ में आजकल थोड़ा सा इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट इस बात पे कोशिश कर रहा है कि सप्लाई का जो है वोल्टेज वही मेंटेन रखा जाए, तो ना तो लो आए ना हाई आए। लो आएगी तो डिम हो जाने वाली है लाइट, और हाई आ गई तो फ्यूज हो जाने वाली है। तो डिम मतलब 60 वाट लिखा है बल्ब लेकिन रोशनी 60 वाट की नहीं आ रही है।
डिम का मतलब पावर लेस देन 60। इंडियन रेलवे में जो जनरली बल्ब लगते हैं तो उनकी वायरिंग की गई है 110 वोल्ट वाली। बल्ब भी लगा होगा, फैन भी लगा होगा 110 वोल्ट पे काम करने वाला। तो यदि ऐसा होगा कि लोग भारतीय रेल अपनी संपत्ति है वहां से बल्ब ले आए अपने घर में लगाए, तो घर में तो आपके 220 वोल्ट सप्लाई है, तो क्या होगा? 220 वोल्ट पे जो 110 वोल्ट पे काम करता है बल्ब वो लगा देंगे आप, तो वो फ्यूज हो जाने वाली है। तो यदि ऐसा हुआ होगा, शुरू शुरू में लोग घर लाए होंगे बल्ब और फ्यूज हो गया होगा, तो वो सोचते होंगे अरे भारत सरकार का बल्ब है, गंदा या बेकार बनाता है, इसीलिए फ्यूज हो जाता है, अगली बार से नहीं लाऊंगा। इसी वजह से भारतीय रेल जगमगा रहा है अभी। लेकिन आप उनको थोड़ा टेक्निकल वे में ढंग से यूज करें तो शायद फ्यूज ना हो और रोशनी भी आए। तो आप कहोगे कि सर फिर जगमगा कैसे रहा भारतीय रेल? तो जिनमें इतनी समझ है कि वो बल्ब को 110 वोल्ट वाले बल्ब जो बना है उसको 220 पे चला लें, इसका मतलब वो तो इंजीनियर है, वो तो खुद कमा लेगा, वो बल्ब चुरा के क्यों लाएगा? तो आप पहले तो ये समझिए कि घर के सारे जो बल्ब हैं वो या फैन है वो आपस में सीरीज में नहीं है। सीरीज में रहता तो वायरिंग में पैसे कम लगते, एक ही वायर से पूरे घर में इधर उधर घुमा के सब कुछ लगा देते फैन में। लेकिन दिक्कत क्या होती, एक बल्ब फ्यूज हो गया, ढूंढते रहो पूरे घर के बल्ब उतार उतार के चेक करो, या फैन कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कोई एक गड़बड़ हो गया तो सारा बंद। तो आप वायरिंग में थोड़ा ज्यादा खर्चा करते हैं जिससे कि कंफर्ट मिले, जब फ्यूज हो कोई एक एलिमेंट कोई एक डिवाइस तो बाकी पर कोई असर ना हो, बाकी अलग अपना काम करता रहे। अब देखिए, यदि आपको ये बल्ब है और ये लिखा हुआ है 60 वाट 220 वोल्ट, ये तो कंपनी ने ठप्पा लगा दिया है बल्ब पे, उसके का रेजिस्टेंस कैसे पता चलेगा? ध्यान से देखिए, हम पावर क्या लिखना जानते हैं, एक तो आई वी, एक वी स्क्वायर बाय आर और एक आई स्क्वायर आर, तीनों सोचो। तो हमें लगता है ये वाला काम करेगा, P इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय पी, 220 इंटू 220/60 ओम, ये हो गया रेजिस्टेंस। और सोचो यदि आपने इसे लगा दिया हो 110 वोल्ट पे, तो रोशनी ज्यादा आएगी या कम आएगी? 60 वाट की रोशनी आएगी या नहीं आएगी? 110 वोल्ट लगाया है आपने, सोचिए और बताइए। फाइंड एक्चुअल पावर delivered by the bulb in above circuit। तो जब ये आपसे पूछा गया तो सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, पहले रेजिस्टेंस पता कर लेते हैं और अब ऐसे सोचते हैं जैसे बल्ब के बदले में ये रेजिस्टेंस लगा हुआ हो, क्योंकि रेजिस्टेंस आपने वोल्टेज बदल भी दिया, फिलामेंट तो नहीं बदला, उसका रेजिस्टेंस वही रहेगा आर।
और अब इससे जो पावर निकल करके आता होगा, इससे जो पावर निकल करके आता होगा, पावर न्यू, ये क्या हो जाता होगा, वी स्क्वायर बाय आर। वी कौन सा, जो न्यू जो दिया गया है। थैंक यू। 55 इंटू 55 अपॉन 220, अरे सॉरी 110 इंटू 110, 220 इंटू 220 बाई 60, 60 अपॉन 2 इंटू 2, 15 वाट। तो नया जो पावर होगा, नया जो पावर होगा वो 15 वाट अभी ये डिलीवर करेगा। तो है 60 वाट लिखा हुआ, लेकिन वो देगा जो रोशनी वो 15 वाट के बराबर। क्यों? क्योंकि ये तो आर जो है 110 वोल्ट पे है, तो आर के थ्रू पावर जो अभी नया मिलेगा मुझे, वो नया वाला वी स्क्वायर बाय आर। आर तो फिक्स है, आर तो फिलामेंट जो कंपनी ने बनाया, उस समय जो फिलामेंट का रेजिस्टेंस था वो घर आते आते थोड़े ना बदल जाएगा। वो तो रेजिस्टेंस तो उस वायर की प्रॉपर्टी है, फिलामेंट वाले वायर की। यदि हम 220 वोल्ट लगाते तो 60 वाट रोशनी आती, यदि 300 वोल्ट लगा देते तो फ्यूज हो जाने वाली थी बल्ब, रोशनी नहीं आती। अब जिनको ये समझ में आ गया प्लीज वो हैंड राइज करें। अरे वाह, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया अर्पिता, का कार्तिक, तन्मय, खुशी, हिमांक, आरव, कुशल, क्या एक बार और समझाऊं? बहुत बढ़िया कुशल। शिवांशी, एक बार और समझाऊं? बीच में डिस्कनेक्ट हो गई थी आप। चलिए आप लोग खुद बनाइए इस क्वेश्चन को। दुकान से खरीद कर लाए 100 वाट 220 वोल्ट वाला बल्ब, और ये वोल्टेज सप्लाई किया है हमने 55 वोल्ट। बताइए यहाँ पावर डेवलप बाय द बल्ब। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस ढूंढेंगे। रेजिस्टेंस कैसे लिखेंगे? 220 इंटू 20 बाई 100, सिंस P इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर, आर इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय पी। इसको याद रखते हैं। और इसको हमने सप्लाई किया है कितना? 15 वोल्ट। P न्यू क्या हो जाएगा? वी न्यू जो भी दिया है स्क्वायर अपॉन आर। आर तो न्यू और का कोई चक्कर ही नहीं है, रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस है। 55 इंटू 55 और आर के बदले 220 इंटू 220 बाई 100। 1/4 into 1/4 into 100, 6.25 वाट। जिनके समझ में आ गया फिर से हैंड राइज कर दें प्लीज।
बहुत बढ़िया। खुशी, एक बार और समझाऊं? नो सर, एक्चुअली रेस नहीं हो रहा है वो। ओके। एक एग्जांपल और ट्राई करके देखिए। ये है दो बल्ब, 60 वाट, 220 वोल्ट, 60 वाट, 220 वोल्ट, और हमने लगाए 220 वोल्ट। चूंकि दोनों बल्ब तो एक जैसे हैं, तो दोनों के फिलामेंट का रेजिस्टेंस एक जैसा है। फाइंड आर आई पावर डेवलप थ्रू बाय ईच बल्ब। ये हम जानना चाहते हैं। आर एक बल्ब का कितना है, दोनों के एक जैसे हैं। करंट जो बैटरी से निकला होगा कितना, और पावर जो डेवलप हुआ होगा, वो पावर डेवलप किसी एक बल्ब का कितना। अपने हिसाब से आप लोग ट्राई करिए, फिर हम देखते हैं।
यहाँ पर यदि शुरू करें तो पावर इक्वल्स टू बी स्क्वायर बाय आर या आर इक्वल्स टू बी स्क्वायर बाय पी, इससे आर पता चल गया। और करंट देखेंगे तो 220 220 बाय आर प्लस आर, 110 बाय आर, और आर का वैल्यू रख दिया, ये आ गया 60 अपॉन 2 इंटू 220, 3 अपॉन 22 एम्पियर। अब यदि पावर न्यू इन वन बल्ब तो क्या लिखेंगे? आई स्क्वायर आर, आर तो न्यू ओल्ड होता नहीं है, आई जो अभी दिख रहा है वो कितना, 3/222, 3/222, और आर कितना हो जाएगा, 220, 220 प्रोडक्ट में है अपॉन 60, 10 और 10 हो गया, 10 वाट आ जाएगा। कैलकुलेशन कर लीजिए। पावर इन वन बल्ब देखना है, यही ना? एक बार चेक करो, आई स्क्वायर आर, आई कैसे 3/22 आ रहा है, और अगला भी 3/22 क्योंकि स्क्वायर, और आर के बदले 220, 220/60। ध्यान से देखना, ये 10 हुआ, ये 10 हुआ, 3, ये 10, ये 0 चला गया, 3 2 जा 6, 2 5 जा 10, 5 3 जा 15 वाट। सही कह रहे हो विमान। यहाँ हो जाएगा 2 5 जा 10, 5 3 जा 15। थैंक यू। पेज चेंज करें, एक बार इससे गौर करिएगा। दो 220 वोल्ट हमने लगाया, 60 वाट 220 वोल्ट वाला बल्ब और 100 वाट 220 वोल्ट वाला बल्ब घर में लाते और इन बल्बों को लगाते तो घर में तो पैरेलल में लगाते, लेकिन बल्ब के पैसे आपने दे दिए दुकान वाले को, अब आपने घर में खुद से वो सीरीज में लगा दिया, तो बताओ ज्यादा ग्लो कौन करेगा?
इन दोनों में। तो दिमाग में ये आता है कि सर 100 watt और 22 हाँ, दिमाग में ये आता है कि 100 वाट वाला ज्यादा ग्लो करेगा, इसलिए तो 100 वाट लिखा है कंपनी वाले ने। ध्यान से सुनिए, कंपनी वाले ने तो ये भी सोचा था कि आप घर में पैरेलल में लगाएंगे, लेकिन आपने कंपनी वाले की तो बात सुनी नहीं, आपने तो सीरीज में लगा दिया। अब इनके रेजिस्टेंस देखिए, R1 और R2। पहले R1 पता करते हैं। 220 इंटू 220 R1 पता करते हैं, 220/60। R2 पता करते हैं, 220 इंटू 220/100। कौन बड़ा है? R1 बड़ा है R2 से। P1 न्यू कितना होगा? I² R1। और P2 न्यू कितना होगा? I² R2। और अब आप गौर करिए, क्योंकि I तो सेम है, तो R1 बड़ा है, तो वो जो पावर न्यू आया वो ज्यादा होगा पावर 2 से, पावर 1 न्यू ज्यादा होगा पावर 2 न्यू से। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं? आपने क्या किया, I दोनों में देखा, I² R1 I² R2। तो P1 न्यू जो है पावर और P2 न्यू जो है पावर, इसमें कौन ज्यादा है? पावर 1 वाला ज्यादा आएगा। तो 60 वाट 220 वोल्ट बल्ब will be brighter than 100 watt 220 volt bulb। ये बात खुशी समझ में आई कि पैरेलल में लगाते तो 100 वाट वाली बल्ब अच्छी रोशनी देती, लेकिन यहाँ पर क्या था कि कंपनी ने तो डिजाइन किया था पैरेलल के हिसाब से, उसी हिसाब से उसने वाटेज लिखा है। आपने सीरीज में लगाए तो पैरेलल में होता है पावर V²/R। V सेम रहता तो R जिसका कम होता वो ज्यादा ब्राइट होता, R2 वाला कम होता, और क्योंकि उसकी ब्राइटनेस पैरेलल में ज्यादा होती। लेकिन सीरीज में R1 R2 में करंट सेम है, I² R1 I² R2 कंपेयर करेंगे तो I² R1 ज्यादा हो जाएगा, तो ब्राइटनेस उसकी 60 वाट वाले की बढ़ जाएगी। कितनी, ये हमने निकालने को कहा ही नहीं। तो ऐसे याद रखिएगा कि ज्यादा वाट का बल्ब पैरेलल में ज्यादा ग्लो करता है, लेकिन सीरीज में यदि लगा दे बल्ब को लाकर तो कम वाट वाला बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा। यदि एक ही कंपनी के एक ही जैसे ये बल्ब डिजाइन किया गया है, 220 वोल्ट वाले सारे बल्ब। जिनके ये समझ में आया प्लीज हैंड राइज करें। बहुत बढ़िया। आरव कुशल, क्या एक बार और बताऊं? बहुत बढ़िया कुशल। यहाँ पर एक बीस वोल्ट के बैटरी से 5 वोल्ट वाले दो रेजिस्टेंस जुड़े दिख रहे हैं। सोचना है आपको ये आई कितना होगा, और फिर बताना है
यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस, ये सॉरी ये वोल्ट नहीं ओम कहेंगे ना तब तो रेजिस्टेंस। एक मिनट मैं ओम करता हूँ। तो 5 ओम पहले वाले के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा और दूसरे वाले के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ये चीजें बतानी है। फाइंड I V1 एंड V2। तो सॉल्व करते वक्त क्या दिख रहा है, सीरीज। R इक्वल्स टू क्या हो जाता है, R1 प्लस R2 5 प्लस 5 10 ओम। और I इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, V बाई R 20 बाई 10 दैट इज 2 एम्पियर। V1 कितना लिखेंगे, IR1 2 इंटू 5 10 वोल्ट। और V2 कितना लिखेंगे, IR2 2 इंटू 5 10 वोल्ट। तो या तो कैलकुलेशन ऐसे करेंगे यहाँ, या डायरेक्ट बात कर लेंगे इस तरह से। यदि ये एक जैसी रेजिस्टेंस है और यदि ये 20 वोल्ट है, तो ये जो IR होगा एक जैसा होगा, तो ये दोनों 10 वोल्ट होंगे। यदि यहाँ 3 रेजिस्टेंस होते एक जैसे होते, और मान लो ये 9 वोल्ट लगाते, ये जो इनके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप मिलता, क्या लगता है अलग अलग होता या एक जैसा होता, IR एक जैसा होता। और मिल करके कितना होना चाहिए, 9 वोल्ट। तो तीनों बराबर, 3 बराबर टुकड़ा कर दिया, 3 वोल्ट 3 वोल्ट 3 वोल्ट, ये डायरेक्ट दिख जाता है बिना कैलकुलेशन के। लेकिन ये 3 ओम और ये 2 ओम है, और यहाँ पर 20 वोल्ट है। तो आपको बताना है कि करंट कितना निकला बैटरी से, V1 क्या होगा एंड V2 क्या होगा। तो सॉल्व करते वक्त क्या करेंगे, I लिख देंगे 20/3 प्लस 2 20/5 4 एम्पियर। V1 कैसे लिखेंगे, IR1 4 इंटू 3 12 वोल्ट। V2 कैसे लिखेंगे, IR2 4 इंटू 2 8 वोल्ट। देखो 12 और 8 मिलके 20 हो गया ना। सॉल्व करेंगे, यदि I चाहिए तो 10/6 प्लस 4 दैट इज 1 एम्पियर।
D1 लिखना है हमें, IR1, बहुत बढ़िया, 1 into 4, 4 वोल्ट। V2 चाहिए, IR2, 1 into 6, 6 वोल्ट। बहुत बढ़िया हिमांशु। बहुत बढ़िया। यदि यहाँ देखिए, आपसे कहा गया फाइंड आई एंड पोटेंशियल डिफरेंस mn के बीच। तो सॉल्व करने के लिए क्या कोशिश करें? डायग्राम को चेक करिए। यहां से आई निकला, यहां पर आया आई, और उसके दो रास्ते हो गए, I1 I2, I1 I1, यहां से वापस आई, ये आई। मुझे बताइए, क्या यहाँ कोई पैरेलल में दिख रहा है? क्या मैं 6 ओम और 1 ओम को पैरेलल में कह दूं? देख के तो पैरेलल लग रहे हैं। अच्छा चलिए, 2 ओम और 1 ओम को क्या मैं सीरीज में कह दूं? 2 ओम और 1 ओम को सीरीज। हाँ, 2 और ohm फिर and पैरेलल में 1 लेंगे ohm 6 ओम और 3 are ओम। in series. Since I1 is same, करंट जो गुजरता देख रहे हैं वो सेम। तो नाउ नया चित्र एक बनाते हैं। ये 6 ओम और ये हो गया 2 + 1, 3 ओम। अब देखते हैं, अब हम देखते हैं ये 6 और 3 आपस में किस में हो गए? पैरेलल में। नाउ 6 ohm and 3 ohm are in parallel. Hence, नया क्या आ गया? सिक्स इंटू 3/6 + 3, तो ये तो 2 ओम हो गया। और यहाँ कितना दिया गया था? ये 8 ओम, ये 8 ओम, और ये 10 वोल्ट। फिर से देखते हैं, 8 और 10 आपस में क्या हो जाएंगे? 8 + 2, 8 + 2 कितने हो जाएंगे? 10 ओम, 10 वोल्ट। तो ये आई कितना हो जाएगा? आई हो जाएगा 10/10, 1 एम्पियर। यहाँ भी देखो आई निकलेगा कितना? 1 एम्पियर। यहाँ भी देखो आई कितना निकल करके आया? 1 एम्पियर। और यहाँ आके वो दो रास्तों पे बढ़ गया, एक I1 और एक I2।
अब हम सोचना है हमें कि I1 I2 में कौन बड़ा कौन छोटा। I1 तो I2 को क्या लिख सकते हैं, I2 को लिख सकते हैं 1 माइनस I1। एक तरफ I1 लिख लिया तो टोटल तो I आया है ना, तो 1 माइनस I1, और ये पैरेलल में है तो 6 इंटू 1 माइनस I1 जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही 3 इंटू I1 होगा इन पैरेलल। यहाँ वाला डायग्राम यहाँ लिख रहे हैं, तो 6 इंटू 1 माइनस I1, और ये किसके बराबर हो गया, 3 इंटू I1। 6 माइनस 6 I1 इक्वल्स टू 3 इंटू I1। 6 इक्वल्स टू 6 प्लस 3 9 I1। I1 इक्वल्स टू 6 by 9 2 by 3। अब आपको जब I1 पता चल गया, यहाँ I पता चल गया 1 एम्पियर, I1 पता चल गया 2 by 3 एम्पियर, तो यहाँ से यहाँ तक जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा VMN वो कितना हो जाएगा, 1 इंटू I1 2 by 3 वोल्ट। आपको पोटेंशियल डिफरेंस भी पता चल जाएगा। जिनके समझ में आया वो हैंड राइज करें प्लीज। बहुत बढ़िया अर्पिता, अरे वाह तन्मय, बहुत बढ़िया, कुशल, खुशी, बहुत बढ़िया। आरव, शिवांशी, क्या एक बार और बताऊं? हेलो, सुबह हैंड रेज नहीं हो रहा था। ओके यार, तो बहुत समझ आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर।